मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या अनमैरिड लड़कियां भी फोलिक एसिड की टैबलेट यूज जी कर जी, सकती हैं? ओके ओके ओके। आपने अपना हीमोग्लोबिन कराया कि कितना है? नहीं, मुझे ये नहीं नहीं। पता मेरा ओके। हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। आपका वेट कितना है और हाइट कितनी है? मेरा वेट 45 है। और हाइट कितनी है माशाल्लाह? हाइट मेरी 5.3। एज? एज 21। ओके डॉक्टर साहब। सो बेटी की हाइट और वेट माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्हीं ने रखा हुआ है। फोलिक एसिड की जो बाकी बॉडी में ज़रूरत है बिसाइड्स आउटसाइड प्रेगनेंसी, वो ये है कि हमारे सेल्स जितने भी हैं उन्हें जो रैपिडली टर्न ओवर होता है फोलिक एसिड चाहिए। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया तो हमें फोलिक एसिड की यूटिलिटी का पता चला, और बहुत सारी ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या इन्फेक्शंस हैं जहाँ पर हम फिर बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। सो बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी बात यह है कि ये बॉडी में से एलिमिनेट भी हो जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स। डॉक्टर साहब ये फॉलिक एसिड आदमी भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये लिया जा सकता है। अगर लेना हो तो इसका क्या? इसकी डोजेज एक होती है, अगर हम डेली अलाउंस में देखें तो वो 400 माइक्रोग्राम्स काफ़ी होते हैं। 400 mg माइक्रोग्राम्स डेली की डोज डेली ले सकते हैं। अच्छा। इसकी बहुत सस्ती सी एक गोली अवेलेबल होती है जिसमें 5 मिलीग्राम है और वो इतनी पुरानी है जिसको कम से कम 30-35 साल है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं यहाँ पर ले रही, तो वो इतनी सस्ती गोली है कि उसमें 100 टैबलेट्स होती हैं, आप रोज़ एक खा सकते हैं। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आप बात करें, इसमें विटामिन बी की सारी फैमिली है, फॉलिक एसिड नहीं है? सिर्फ 1 कंपोनेंट है बी कॉम्प्लेक्स का। फैमिली का जो होता है वो और गोलियों में है, क्योंकि ये B1 है, 6 है, 12 है, ये इसमें सिर्फ एक टाइप है। अगले जो 3 महीने यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो 3 से 6 महीने के दरमियान जो है, इसमें क्या मसाइल आते हैं? पहले जैसे हमने 3 महीने में बात कर ली कि इसमें मिसकैरेज और एक्टोपिक, नोजिया, वॉमिटिंग। उसके बाद जो है इसमें बेसिकली बच्चा बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है और उसमें मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस या उसके जितने भी बॉडी के अहम आज़ा हैं, वैसे तो वो बन रहे होते हैं, सारे आज़ा अहम हैं, लेकिन ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लिवर, ये सब कुछ बन रहा होता है। इस ट्राइमेस्टर में अगेन वो जो पहले वाली केयर है खाने पीने की वो जारी रहे, लेकिन क्योंकि अब बच्चा बहुत तेज़ी से बन रहा होता है तो अगेन आपकी डाइट और विटामिन्स का रोल है। एक अल्ट्रासाउंड करवाना 18th वीक पे, 18 to 20 वीक्स, यानी 4.5 महीने से 5 महीने तक ज़रूर कराएं और ये देख लें कि बच्चा ठीक बने। कोई ग्रॉस या बड़ी उसमें एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर उसका स्कल नहीं बना तो ये तो पहले जो अल्ट्रासाउंड थे 3 मंथ्स में उसमें पता चल जाएगा। इसे एनेनकेफ्लिक बेबी कहते हैं और ये पोटेंशियली कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चा जिंदा नहीं बचता। ये वाली बात है। इसी तरह से 18 और 20 हफ्ते में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें देखते हैं कि ये बच्चा ठीक डिवेलप हुआ है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर एबनॉर्मेलिटी और उसके साथ बच्चा ग्रो करता चला जाए, फॉर एग्जांपल कार्डियक 4 चैम्बर्स के बजाय 2 चैम्बर बने, ये बच्चा इन यूट्रो तो कुछ अरसे जिंदा रहेगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा नहीं ठीक होगा। इसी तरह से ब्रेन इज़ द मेन कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर ब्रेन ठीक डेवलप नहीं हुआ तो ये बच्चा तो एक वेजिटेटिव फॉर्म में आगे चलेगा। और कुछ इस तरह के एनॉमलीज होते हैं कि मे बी द बेबी विल डाई विद इन यूट्रस, 24-26 हफ्ते पे उसकी डेथ हो जाए। डॉक्टर साहब आमतौर पे विटामिन्स किस तरह के हैं जो कि ले लेने चाहिए? विटामिन्स की जो अच्छी क्वालिटी के है वो बहुत ज़रूरी है कि कोई नॉन कंपनी के, नॉट एनी कंपनी के आप ना लें। और विटामिन्स में उसमें एक रिकमेंडेड डोजेज पड़ी हुई है, वो आपके लिए ठीक है। सबसे पहले तो आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि आप विटामिन्स खाएं, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को एक स्मॉल डोजेज में आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए और आयरन चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। बाकी उसमें क्योंकि ऐड किए हुए होते हैं, बिकॉज अच्छी बात है कि इसी बहाने से बाकी भी छोटी मैग्नीशियम है, जिंक है, मिनरल्स, मैग्नीज, वो क्रोमियम है, वो एक बहुत बड़ा लिस्ट है विटामिन्स की। इतने दुनिया में विटामिन्स डिस्कवर हो चुके हैं कि डॉक्टर साहब अब आखिरी जो 3 महीने हैं उसके अंदर क्या सिम्टम्स या मसाइल आ सकते हैं? इसी ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो 5वें महीने से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए,
हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ये बहुत एक अहम चीज़ है जिस पे हम बात करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, जैसे हमने बात की थी कि 20 साल से कम उम्र लड़कियां और 35 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन, इनको हमल में ब्लड प्रेशर हो सकता है। जिन्हें तो 20 हफ्ते के बाद ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी वजह प्लेसेंटा है। जब तक से ये डिलीवर नहीं होंगी ये ब्लड प्रेशर सेटल नहीं होगा। और ये कोई वो वाला ब्लड प्रेशर नहीं है कि सिर्फ आपने मॉनिटर पे देखा है कि 140/90 हम कट ऑफ लेते हैं बिटवीन पैथोलॉजी एंड नॉर्मल। ठीक, जी सिर्फ वो ब्लड प्रेशर नहीं है। इससे आपकी बॉडी का हर ऑर्गन और हर टिश्यू डैमेज होता है। ब्रेन भी होगी, आई साइट पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, हार्ट पे भी हो सकता है, किडनी, लिवर, और सबसे बढ़ के इसमें प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया हो सकता है, यानी कि झटके लगने की, और इससे जान भी जा सकती है, मदर की भी और बच्चे की ग्रोथ पे भी असर है। ब्लड प्रेशर अगर हो तो मेडिकेशन ले सकती है माँ? फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जो हमारी एक बेटी ने पहले, आयशा ने सवाल किया था कि मेरे पाँव सूज रहे हैं और हेडेक रहती है। 3 अलामात को गौर से देखना चाहिए। हेडेक, पूरी बॉडी में पानी का ठहरना, पैरों का सूजना, चेहरे पे सोजिश आ जाना और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। इसको बहुत संजीदा लेना चाहिए। साथ ही डायबिटीज़ के लिए भी टेस्ट करना चाहिए, और उसको भूल नहीं जाना चाहिए कि हीमोग्लोबिन हमने हर ट्राइमेस्टर में चेक करनी है, और वो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम होता है कि हम उसे गोली से और टीकों से 11 पे ले जाएं। ठीक, डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जिन ख़वातीन को होती है वो डायबिटीज़ फिर रिवर्स हो जाती है? 2 किस्म की डायबिटीज़ हैं। एक वो जो डायबिटिक मॉम्स प्रेग्नेंट हो जाएंगी वो उनके साथ वो तो रहेगी, उसका कंट्रोल है। लेकिन जिन्हें 6th मंथ पे होती है डायबिटीज़, इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन मेन हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करते हैं। प्रेगनेंसी के सारे हार्मोन्स उसके मुखालिफ हैं, यानी इंसुलिन अकेला, बाकी सारे उसके मुखालिफ हैं। और इसमें प्लेसेंटा से बनने वाला एक हार्मोन होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, बाकी सारे और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन HPL जो हार्मोन का मैं बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी मिक़दार में बनना शुरू होता है और वो इंसुलिन को एंटेगोनाइज करता है और इंसुलिन कम होती चली जाती है और द मदर कैन बिकम डायबिटिक। और सब एक खातून जो है अगर आखिरी 3 माह में है या दरमियान के 3 माह में है, उसको किस तरह के काम करने चाहिए या किस तरह के कामों से उसको परहेज़ करना चाहिए? प्रेगनेंसी में हम एनकरेज करते हैं कि एक्टिव रहें। एक्टिव रहें। अच्छा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, देखिए मतलब डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट तो ज़रूरी नहीं है, फिर अगर डॉक्टर ने कहा है तो किसी वजह से कहा, बिल्कुल वजह के बगैर डॉक्टर भी नहीं कहेगा। बेड रेस्ट की यूजुअल जो रीज़न होती है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक, अगर आपको ब्लीडिंग की वजह ख़ास करके आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है या प्लेसेंटा प्रीविया है, क्योंकि ये लफ्ज़ थोड़ा सा मेडिकल जार्गन बन जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने तशख़ीस करके बताया कि आपका प्लेसेंटा बच्चेदानी के लोअर सेगमेंट में है या बिल्कुल सर्विक्स इंटरनल ऑस के पास है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि इन ख़वातीन को है, उनको रेस्ट करना है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर इतना हाई लेवल का है, इतना अपर है कि 160-100 जा रहा है और वो मेडिकेशन पे हैं या बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें लेफ़्ट लैटरल लेटने से बेबी की ग्रोथ भी बेहतर होगी। लेफ़्ट साइड पे ये भी याद रखना चाहिए कि उल्टे हाथ की करवट पे लेटने से बच्चे को खून ज़्यादा जाता है। बॉडी के ब्लड वेसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुदरत की तरफ से ऐसे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स कहते हैं आप ज़्यादा लेफ्ट साइड पे लेटें, स्ट्रेट ना लेटें। स्ट्रेट लेटने से ग्रेविड यूट्रस का अपना बोझ ही ब्लड वेसल्स की सप्लाई बच्चे की तरफ कम कर देता है। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, ये कुदरत है, और करवट पे लेटना बेहतर है। सो डायबिटीज़ को जो प्रेगनेंसी में हो रही है शुरू में कंट्रोल किया जाता है डाइट से। डॉक्टर साहब जल्दी से एक सवाल है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो लोग डायबिटीज़ हैं, जो जिनको टाइप 1 है, क्या वो प्रेगनेंसी में अपने बच्चे को आगे डायबिटीज़ देंगी? ये थोड़ा सा लंबा वो हो जाएगा, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि आधी जीन्स फादर की तरफ से हैं। अगर वो बहुत प्रोटेक्टिंग जीन्स हैं तो हो सकता है इस बच्चे को ना हो। और जी बिल्कुल, लेकिन अगर 2 हो, डायबिटीज टाइप 2 तो बिल्कुल नहीं आएगी अनलेस वो बच्चा जब 40 साल पे हो, तो फिर उसके या वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर। बहुत शुक्रिया।